नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथी, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब हमारी गेहूं की फसल 40 दिन से लेकर 70 दिन के आसपास की हो जाती है तो 40 दिन से 70 दिन के बीच में आपको गेहूं की देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि ये वो अवस्था होती है जब आपके पौधे को आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। मतलब आपके द्वारा जो भी आप अपने खेत में डालेंगे वो उसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ने वाला है। अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अच्छी और मोटी बाली आए, बालियों के अंदर दाने ज़्यादा आए, आपको अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिल सके, तो इन अवस्थाओं में आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है। तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, संपूर्ण जानकारी हम आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सभी पुराने हैं लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, और वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें, अपने अन्य किसान साथी के साथ वीडियो शेयर भी करें, और कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन किसान भाइयों की जिनकी गेहूं की फसल अभी 40 दिन की हुई है। तो 40 दिन वाले किसान भाइयों को क्या करना है? सबसे पहले तो गेहूँ में आपको किसान साथियों दूसरी सिंचाई करनी है। दूसरी सिंचाई का सही समय 40 से 45 दिन का ही होता है। तो सबसे पहले दूसरी सिंचाई कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि बहुत पानी भर दीजिए, अपने फसल की आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई कर देनी है। और सिंचाई के बाद आपको कुछ खादों का इस्तेमाल करना है जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके, पौधे में हरापन भी बना रहे, अच्छी ग्रोथ हो, जिससे बाद में अच्छा उत्पादन मिल सके। तो जब आप 40 से 45 दिन पर सिंचाई करिएगा तो उसके बाद में पहली खाद आपको गेहूँ की फसल में डालनी है, यूरिया। यहाँ पर हम अंतिम यूरिया डालेंगे इसी अवस्था में, मतलब 45 से 50 दिन पर ही हमें यूरिया खाद की अंतिम मात्रा का प्रयोग कर देना चाहिए। 50 दिन के अंदर ही डालना बेहतर होता है। तो यहाँ पे लगभग 45 से 50 दिन या फिर देर हो गई है तो 55 दिन तक आपको यूरिया डाल देनी है। इसकी आपको लगभग 40 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है। यूरिया के इस्तेमाल से वानस्पतिक विकास में तेजी आएगी, कल्लों के विकास में तेजी आएगी, हरापन भी आएगा, जिससे आपको बाद में बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। पौधे जब हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। तो इस अवस्था में पहली खाद आपको डालनी है यूरिया 40 किलोग्राम, और दूसरी खाद यहाँ पे आपको डालनी है पोटास। पोटास की अंतिम मात्रा भी हम इसी अवस्था में डालते हैं। पोटास के बारे में हम थोड़ा बहुत और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बिना पोटास के कभी भी आप गेहूं में अच्छा और ज़्यादा पैदावार किसान भाई नहीं ले पाएंगे। तो गेहूं की संपूर्ण फसल अवधि में, मतलब गेहूं की बुआई से लेके गेहूं की कटाई तक, लगभग 40 से लेके 45 किलोग्राम पोटास जो होता है, एमओपी पोटास जो आता है 60% वाला, इसका इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना होता है। और यहाँ पे जो पोटास आपको डालना है 2 भागों में डालना है, एक बार नहीं डालना है। बहुत से किसान भाई शुरुआती अवस्था में ही समस्त पोटास की मात्रा डाल देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं अच्छे से लाभ मिले तो आपको पोटास 2 भागों में बांट के डालना है। पहली बार आपको गेहूं की बुआई के समय पोटास डालना है, और गेहूं की बुआई के समय लगभग 20 से लेकर 25 किलोग्राम पोटास डालना होता है। अब बाई चांस आप गेहूं की बुआई के समय पोटास ना डाल पाए हों तो इसकी जगह पे आप पहले पानी जब लगाते हैं 25 से 30 दिन की अवस्था पर आप फिर से पोटास इतनी मात्रा में डाल सकते हैं। मतलब 20 से 25 केजी जो शुरुआती अवस्था में आप नहीं डाल पाए वो पहले पानी पे भी आप पोटास डाल सकते हैं। उसके बाद में पोटास की अंतिम मात्रा जब आप गेहूं में दूसरा पानी लगाते हैं, जब आप अंतिम बार यूरिया डालते हैं 40 किलोग्राम, तब आपको फिर से अंतिम मात्रा 45 से 55 दिन की अवस्था में लगभग आपको 20 किलोग्राम एमओपी पोटास डाल देना है। अब हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जिनकी गेहूं की फसल 40 से 50 दिन या 55 दिन की हो गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक बार भी पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऐसे किसान भाई क्या कर सकते हैं? ऐसे किसान भाई जिन्होंने अभी तक गेहूं में पोटास ही नहीं डाला है, पोटास की पूर्ति करना चाहते हैं, तो लगभग 45 से 55 दिन की अवस्था में लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम पोटास डाल देंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 बार डालेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ऐसे हम आंकड़ा बता दे रहे हैं। मान लीजिए आप ना डाल पाए हो तो 45 से 55 दिन पे आप 25 से 30 केजी पोटास डाल दीजिएगा, और अगर आपने शुरुआती अवस्था में पोटास डाल दिया है तो यहाँ पे आप 20 केजी पोटास डाल के काम चला सकते हैं। बढ़िया लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 खादें जो हमने बताई, इसका इस्तेमाल अंतिम खाद के रूप में भी हम करेंगे। मतलब 45 से 55 दिन के अंदर ये 2 खादें हमें डाल देनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना होता है? आगे आपको डालना है गबोट अवस्था में खादें, मतलब जब बालियाँ निकलने वाली होती है उस समय। अब यहाँ पे हम कोई निर्धारित टाइम आपको इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि कुछ
किस्मों में हमारी जो बालियाँ हैं काफ़ी जल्दी निकल आती है, कुछ किस्मों में बालियाँ थोड़ा सा देर में निकलती हैं। मतलब जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसमें बालियाँ भी जल्दी आ जाती हैं, जो किस्में देर में तैयार होती है उसमें बालियाँ भी थोड़ा देर में निकलती हैं। तो बस आपको ऐसे तय करना है कि जब मान लीजिए आपके गेहूँ की खेत में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखिए कि हाँ, गेहूँ के तने के अंदर थोड़ा सा मोटाई आने लगे, तने के अंदर थोड़ा सा गोलापन आने लगे, तने थोड़ा सा मोटे होने लगे। उसके बीच वाला भाग अगर आप तोड़ के भी देखेंगे, एक पौधा आप तोड़ लीजिए तो उसके अंदर आपको बहुत छोटी छोटी बालियाँ मतलब बनना चालू हो जाती हैं। तो बालियाँ बहुत छोटी छोटी आपको नज़र आ जाएंगी। तो किसान भाइयों, हम इसी अवस्था को गबोट अवस्था या फिर गोभ अवस्था बोलते हैं। मतलब जब बालियां बनना चालू होती हैं तो शुरुआती अवस्था में ही हमें जो यहाँ पे जो हम खाद बताने वाले हैं उसका प्रयोग करना है। अब गबोट अवस्था का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आपकी 2-4 बालियां निकलने लगी तब आप खादों का प्रयोग करिए, इससे पहले ही डाल देंगे। मतलब बालियाँ बनते समय आपको यहाँ पर जो हम आगे आपको खादें बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहली खाद आपको गबोट अवस्था में डालनी है वो है NPK, और NPK के रूप में यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं NPK 05234। जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। यहाँ पे फास्फोरस जो होता है बालियों के विकास में हेल्प करता है, पोटेशियम भी यहाँ पे बालियों के विकास में, दाने बनने में, फल फूल आने में मदद करता है, बीज के विकास में हेल्प करता है, आपके तने को भी मजबूत करता है। तो 05234 का इस्तेमाल गबोट अवस्था में करते हैं, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आपकी बालियाँ मोटी आएंगी, लंबी आएंगी, बालियों के अंदर दानों की संख्या में भी वृद्धि होती है। यहाँ पे जो फास्फोरस होता है वो आपके बालियों के अंदर जो भी तत्व आते हैं उसको पहुंचाने का काम करेगा। मतलब जितने भी तत्व आपकी बालियों को चाहिए यहाँ पे फास्फोरस यही काम करने वाला है। फास्फोरस का मेन काम तो होता है जड़ों के विकास में हेल्प करना, लेकिन गबोट अवस्था में अगर आप फास्फोरस वाली खाद डालते हैं तो आपके बालियों के विकास में हेल्प करता है, जिससे बालियाँ अच्छी और मोटी आ पाती हैं। तो इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में करना है। NPK 05234 की आपको लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो बढ़िया लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहली खाद आपको गबोट अवस्था में डालनी है NPK 05234, 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम। अब आप जानते हैं दूसरी खाद हमें गबोट अवस्था में क्या डालनी है। तो दूसरी खाद गबोट अवस्था में किसान भाइयों आपको डालनी है बोरोन। अगर आप इस अवस्था में बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन काफ़ी अच्छे से होता है, मतलब परागण प्रक्रिया जिससे आपके दाने का निर्माण होता है, जिससे आपके बीज का निर्माण होता है, वो प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से हो पाती है। क्योंकि जब तक पोलिनेशन यानी परागण प्रक्रिया किसी भी फसल में अच्छी नहीं होगी उसमें तब तक अच्छे दाने, अच्छे फल नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हम गबोट अवस्था में इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे दाने यानी गेहूं का निर्माण सही ढंग से हो सके, कोई भी हमारा दाना खाली ना रह सके। कई बार आपने देखा होगा कि आपके दाने खाली रह जाते हैं, पतले रह जाते हैं, मोटे नहीं हो पाते हैं, तो बोरोन की कमी हो सकती है। बोरोन के इस्तेमाल से एक फ़ायदा और भी होता है कि आपके पौधे के सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुँचाने का काम भी बोरोन का ही होता है। तो गबोट अवस्था में पौधे का मेन काम होता है बालियों के निर्माण में हेल्प करना, और जब आप बोरोन डालते हैं तो बोरोन आपके सभी पोषक तत्वों को सभी अंगों तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पे जब आपके तत्व बालियों तक आसानी से तेज़ी से पहुंच पाएंगे तो बालियों का निर्माण भी सही ढंग से हो पाएगा। मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं, जो भी NPK, जो भी आपका सूक्ष्म तत्व होता है, जो भी आपका पानी वगैरह होता है, वो आपके पौधे के सभी अंगों तक बोरोन ही पहुँचाता है। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, तो 20% वाले बोरोन की यहाँ पर आपको 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। इससे ज़्यादा मात्रा में बोरोन अपने गेहूं में मत डालिएगा, या फिर किसी भी फसल में 100 ग्राम से ज़्यादा आपको मात्रा का इस्तेमाल एक बार में नहीं करना होता है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें आपको बताई। पहली हमने बताया NPK 05234, दूसरा हमने बताया बोरोन। दोनों खादों को आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, बस दोनों का अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद में आपको छिड़काव कर देना है। अब हम जान लेते हैं तीसरी खाद। तीसरी खाद इस अवस्था में आपको डालनी है सागरिका लिक्विड, या फिर कोई भी लिक्विड वाले ग्रोथ प्रमोटर। अगर आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। सागरिका लिक्विड क्या करता है, आपके पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी तेज़ी लाता है। मतलब पौधे काफ़ी जल्दी से, काफ़ी तेज़ी से भोजन बनाते हैं, और इस समय जो भी भोजन बनता है वो आपके पौधे की बालियों तक पहुंचता है, जिससे बालियों का विकास में तेज़ी आती है। तो अगर आप गबोट अवस्था में सागरिका लिक्विड या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर डालेंगे तो उसका काम यही रहेगा कि आपकी बालियों के विकास में हेल्प करेगा, बालियों में मोटाई लंबाई बढ़ाएगा, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो इसकी आपको 300 से 400 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज
यूज़ करना होता है इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। तो तीसरी चीज़ हमने बताई यहाँ पे सागरिका लिक्विड। अब चौथी चीज़ आपको डालनी है किसान साथियों यूरिया। लेकिन यहाँ पे यूरिया का आपको छिड़काव करना है, मिट्टी में नहीं डालना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी किसान भाइयों को यूरिया का छिड़काव ही करना है। यूरिया का छिड़काव तभी करिएगा, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारी फसल गबोट अवस्था में जाती है, मतलब जब बालियाँ निकलने वाली होती है, इस समय भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हम जो 05234 NPK डालेंगे उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यहाँ पे यूरिया खाद का छिड़काव करेंगे। अगर गबोट अवस्था में पीलापन आ जाएगा तो पौधे आपके भोजन सही रूप से नहीं बना पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी सही से नहीं हो पाएगी, जिससे बालियाँ आपकी कमज़ोर रह जाएंगी, अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जिन किसान भाइयों के खेत में गबोट अवस्था में मतलब बालियाँ निकलने से पहले पीलापन दिखता है, तो वो किसान साथी जो यूरिया आती है दानेदार वाली, उसी का घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। और इसकी अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो दानेदार यूरिया आपको 1 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव विधि से, स्प्रे विधि से डालना होता है। तो यहाँ पे हमने 4 खादें आपको बताई। पहली हमने बताया NPK 05234, इसकी आपको 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा डालनी है। दूसरा हमने बताया बोरोन जो 20% वाला आता है, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा डालनी है। तीसरा हमने बताया सागरिका लिक्विड या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर आप डाल सकते हैं। अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो इसकी आपको 300 से 400 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होता है। और चौथी चीज़ हमने किसान साथियों यहाँ पे बताई यूरिया, जो दानादार सफ़ेद वाली यूरिया आती है, इसका आपको छिड़काव विधि से प्रयोग करना है 1 से 2 किलोग्राम। लेकिन यूरिया का छिड़काव तभी करिएगा जब आपके पौधे में गबोट अवस्था में नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन हो। अन्यथा अगर पीलापन नहीं है, आपके पौधे हरे भरे हैं, तो यहाँ पे आपको यूरिया के छिड़काव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पे सभी का अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो 2 सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब भी आप इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल करें तो सभी का अलग अलग घोल बनाएं, उसके बाद में आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। इकट्ठा घोलना नहीं है, सभी का अलग अलग मिश्रण तैयार करना है, उसके बाद आप एक साथ में चारों चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। और नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल तभी करिएगा जब पत्तों में पीलापन हो, नाइट्रोजन की कमी हो। इसके साथ साथ खेत में नमी आवश्यक है, खेत में नमी रहेगी तभी ये सारी खादें अच्छे से सही ढंग से काम कर पाएंगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।